हिंदू मैरिज एक्ट को अब हम लोगों ने जब पढ़ना शुरू कर दिया, सेक्शन 2 में हम लोग ने देखा कि बताया गया है कि हिंदू कौन है, हिंदू मैरिज एक्ट किस पे अप्लाई होता है। अब सेक्शन 3 को शुरू करते हैं हम, जिसमें जो है डिफिनीशन क्लास के बारे में बताया गया है। डिफिनीशन क्लास किसी भी एक्ट का वो पार्ट होता है उसमें जैसे बैरक में आपको चीजें आपको मिलेगी तो उसके डिफिनीशन के बारे में बताया जाता है। जैसे आपको बैर में बार बार पढ़ने को मिलेगा कस्टम एंड यूजेस, तो वहाँ उसके बारे में डिफिनीशन बताया गया कि कस्टम यूजेस क्या है। और उसके बाद जो है आपको कोर्ट मिलेगा, तो कोर्ट के बारे में डिफिनीशन क्लास में बता दिया जाता है कि कोर्ट किससे कहेंगे, कोर्ट मीन्स क्या होता है। फिर उसके बाद आपको प्रोप्राइटर रिलेशनशिप या फिर सपिंडा जो भी मिलेंगे। टोटल जो है इस सेक्शन 3 में जो है टोटल 7 डिफिनेशन क्लासेस दिए गए हैं, जो 3A से लेकर 3G तक के प्रोविजंस हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविजन अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला प्रोविजन जो है सेक्शन 3 सब क्लॉज ए के अंदर का जो है कस्टम एंड यूजेस, जिसे रूढ़ी और प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो रूढ़ी और प्रथा जो है हमने जब हिंदू विधि के सोर्सेस को पढ़ना शुरू किया था तो हमने देखा था कि जो उसके प्राथमिक सोर्सेज हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, उसमें रूढ़ी और प्रथा भी सोर्स था। ठीक है, और इसी रूढ़ी प्रथा के सोर्सों को जो है हिंदू मैरिज एक्ट में भी महत्व दिया गया है। जहां पे कस्टम और ट्रेडिशन या कस्टम यूजेस होते हैं वहां पे कुछ नियमों को जो है स्वीकार कर लिया था एक्ट में भी, जैसे कि सप्तपदी। ठीक है, और कुछ प्रोप्राइटर रिलेशनशिप में शादी करना का कस्टम और ट्रेडिशन है। तो इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि कस्टम और ट्रेडिशन कस्टम एंड यूजेस है क्या। ठीक है, तो कस्टम एंड यूजेस को अगर हम अपने बेयर एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से देखें तो हमारे बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, कस्टम एंड ट्रेडिशन उसे कहते हैं जो लंबे समय के लिए लगातार, ठीक है, लंबे समय के लिए लगातार कंटिन्यूसली और एक रूपता यूनिफॉर्मली। ठीक है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, लगातार कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली रूप से यूनिफॉर्मली एक रूपता के साथ से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, ठीक है, स्थानीय क्षेत्र, आदिम जनजाति मतलब लोकल एरिया, आदिम जनजाति मतलब ट्राइब क्षेत्र, और समुदाय, समूह या परिवार के हिंदुओं में विधि का बल अभी प्राप्त हो गया है। कहने का क्या मतलब है कि कोई ऐसी परंपरा या ऐसा प्रैक्टिस जो लगातार लंबे समय से कंटिन्यूसली मतलब लगातार कंटिन्यूसली लगातार और यूनिफॉर्मली एक रूपता के साथ अगर यूज हो रहा है और यूज होते होते जो है वो विधि का बल रख लिया है, किसके किसके बीच, किसी स्थानीय क्षेत्र में, आदिम समुदाय के बीच, किसी समूह के बीच या किसी परिवार के बीच। मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस जिसने विधि का बल प्राप्त कर लिया है उसको जो है हम कस्टम एंड यूजेस मानेंगे। तो क्या चीजें दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है, लगातार इनका यूज, और सेकंड क्या है, एक रूपता। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद जो है इसी में जो है एक इसका अपवाद आता है, परंतु मतलब इसके परंतु भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें यह बताया गया है कि जब तक यह नियम निश्चित सर्टेन, निश्चित होने का मतलब क्या है कि एकदम स्पष्ट रूप से सभी उससे सहमत हो, कोई उसमें दुविधा ना हो, किसी प्रकार का भ्रम ना हो, तो निश्चित सर्टेन होना चाहिए, और अयुक्ति युक्त, अयुक्ति मीन्स अनरिजनेबल, ठीक है, और लोक नीति के विरुद्ध न हो, लोक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि ये जो हमारी जो यूजेस जो प्रैक्टिस है जो लगातार यूनिफॉर्मली चली आ रही है वो जो है न तो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, ठीक है, न ही वो अनरिजनेबल हो, अयुक्ति युक्त हो, और उसमें निश्चितता होनी चाहिए। मतलब कहने का क्या मतलब है, एक ऐसी प्रैक्टिस जो सर्टेन हो, वो अनरिजनेबल ना हो और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो, उसको हम जो है कस्टम और यूजेस के अंतर्गत जो है मान्यता देते हैं। ठीक है, और फिर इसका एक परंतु और है, यह कहता है परंतु यह और भी किसी ऐसे नियम की
अवस्था में जो कि एक ही परिवार को लागू है, परिवार द्वारा उसका अस्तित्व भंग नहीं कर दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा नियम या प्रैक्टिस अगर किसी पर्टिकुलर परिवार में लागू होती है तो उसका महत्व तब तक है कस्टम और ट्रेडिशन के रूप में जब तक उसके अस्तित्व को उस परिवार के द्वारा भंग न कर दिया गया हो, मतलब कि उस प्रैक्टिस को छोड़ न दिया गया हो जो लगातार उस परिवार में प्रैक्टिस यूज होती हुई आई। जैसे कहता है किसी किसी समुदाय में प्रैक्टिस होता है किसी परिवार में कि अपने परिवार के एक जायदाद का हिस्सा अपनी बेटी को दे देना या किसी लोक कल्याणकारी जगह पे दे देना। तो ये जो है ये विधि का बल तब तक रखेगी जब तक जो है उस परंपरा को भंग न कर दिया जाए। ठीक है, अगर ये परंपरा भंग कर दी जाती है तो आने वाले समय में विधि का बल जो है नहीं रखेगी। तो किसी भी कस्टम और ट्रेडिशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है लगातार यूज हो यूनिफॉर्मली, एक रूपता के साथ यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली, मतलब एक रूपता और लगातार यूज हो। ठीक है, और ये यूज जो हो रहा है वो न तो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, न तो अनरीजनेबल हो, और न ही वो है वो सर्टेन हो और अयुक्तियुक्त ना हो और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो। ठीक है, और किसी परिवार में अगर वो लागू हो रही है तो उस परिवार में तब तक वो लागू जब तक उस परिवार के द्वारा उसको भंग ना कर दिया गया हो। अब जैसे मैं बोला पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो, जैसे दहेज। ठीक है, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ एक ट्रेडिशन था जिसको समाप्त कर दिया गया एक्ट बना के। तो इस तरीके की जो मोरालिटी के खिलाफ होती है, जैसे कुछ तलवार लेके प्रदर्शन करना सड़कों पे, उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। परंपरा ट्रेडिशन के नाम पे आप प्रदर्शन करना, तो इसमें जो है जब मैंने आपको सोर्सेज के बारे में पढ़ाया था तो वहां पे सब चीजों को बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, मैं उनको डिस्कशन अभी करता हूं। आपने बेयर एक्ट के प्रोविजन को समझ लिया है। ठीक है, बेयर एक्ट के प्रोविजन को समझना बहुत जरूरी है मेंस के एग्जाम के लिए और एमसीक्यू के एग्जाम के लिए। तो एमसीक्यू में जैसे आपके पूछ लेगा कि कस्टम एंड यूजेस के इसमें से क्या इसकी विशेषता नहीं है, ठीक दे देगा। लगातार कंटिन्यूसली एक रूपता, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना हो, तो या फिर नन ऑफ दिस, इस तरीके से दे देगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन, और ये भी पूछता है कि कस्टम एंड ट्रेडिशन जो हिंदू मैरिज एक्ट में कहां पे डिफाइंड है, तो आप इसको क्या बताओगे, सेक्शन 3 के सब क्लास ए में डिफाइंड है। अब इसी को जो है हम जो है आप अगर इसको और ज्यादा विस्तार से आप इसको देखना चाहते हैं तो जो मैंने हिंदू विधि का सोर्स जहां पे मैंने पढ़ाया था वहां पे इसको बहुत विस्तार से रूढ़ी को कस्टम को पढ़ाया हुआ है, आप वहां पे जाके देखिएगा। ठीक है, अब जो है इस बेयर एक्ट का सेकेंड डिफिनेशन है कोड। अब मैं कोड के बारे में बताता हूं। डिफिनेशन क्लास पे हमारा सेकेंड आता है सेक्शन 3 का सब क्लास बी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोड के बारे में बताता है। जिला न्यायालय, जब आप इस बेयर एक्ट के में प्रोविजन जब आप उसमें जाएंगे जहां पे जुरिडिक्शन की बात की गई है तो आप वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोड के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम कोर्ट के जुरिडिक्शन की बात करेंगे वहां पे जो है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम सुनने को मिलेगा इस एक्ट में। तो हमें जानना जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है क्या। तो सेक्शन 3 का सब क्लास बी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताता है। तो हम बेयर एक्ट में देखते हैं कि सेक्शन बी 3 के सब क्लास बी में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या बताया गया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वह है ऐसे न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए नगर व्यवहार न्यायालय, वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्राधिकार वाला प्रधान व्यवहार न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य व्यवहार न्यायालय है जिसे कि इस अधिनियम में जिन बातों के लिए व्यवस्था की गई है और उनके बारे में क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के रूप में
राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उल्लेखित किया जाए। तो अब हम देखते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिफिनीशन में जो है ये बताया गया है कि इसमें जो है अगर हम इस डिफिनीशन को तोड़ के पढ़ें तो इसमें हम 3 तरीके के कोर्ट को देखते हैं। पहला क्या है? नगर व्यवहार न्यायालय, मतलब कि सिटी सिविल कोर्ट, ठीक है। और दूसरा आता है अन्य क्षेत्राधिकार वाला प्रधान व्यवहार न्यायालय, मतलब प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। और थर्ड है एनी अदर सिविल कोर्ट, मतलब इसके अंतर्गत 3 कोर्ट्स आएंगे। पहला जो है सिटी सिविल कोर्ट, फिर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, और थर्ड जो आएगा वो आएगा इसको बोलते हैं एनी अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको जो है राज्य सरकार द्वारा गजट के थ्रू जो है नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है कि ये कोर्ट जो है इस काम के लिए है। मतलब कि अगर से तलाक का कोई मैटर होगा, ठीक है, डाइवोर्स का कोई मैटर होगा, या मैरिज के वैलिडिटी को लेकर कोई केस होगा, या फिर खर्चे के लिए कोई केस होगा, या फिर मतलब जो भी हिंदू मैरिज एक्ट के जो भी खर्चे जो भी केसेस होंगे उनको अगर किसी राज्य सरकार ने गजट के द्वारा बताया गया कि ये कोर्ट उसको देखेगा, तो वो कोर्ट भी जो है इस एक्ट के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 तरीके के कोर्ट की बात की गई है। पहला सिटी सिविल कोर्ट, सेकेंड जो है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, थर्ड जो है एनी अदर सिविल कोर्ट, जिसको जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है गजट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है बताया कि ये इस एक्ट के प्रोविजन को लागू करने के लिए, इस एक्ट के प्रोविजन को इस एक्ट के प्रोविजन को जो है लागू करने के लिए ये, या फिर इससे रिलेटेड बात को स्वीकार करने के लिए किसी अदर कोर्ट को जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मान्यता दी गई है, तो वो भी इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, अब हम जो है अगला अब सेक्शन 3 है, ये सेक्शन 3 का डिफिनीशन क्लास 3B में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हो गया। पहला मैंने आपको बता दिया 3A में कस्टम एंड यूजेस, सेक्शन 3B का सब क्लास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बता दिया। ठीक है, अब जो है थर्ड के बारे में जो है सगा सौतेला के बारे में जो है वो सेक्शन 3C है। अब मैं सेक्शन 3C के बारे में आपको बताता हूं। डिफिनीशन क्लास के जो है सेक्शन 3 के सब क्लास C में अब हम देखते हैं। इसमें दिया गया है डिफिनीशन सगा और सौतेला। ठीक है, सगा को इंग्लिश में बोलते हैं फुल ब्लड एंड सौतेला बोलते हैं हाफ ब्लड। तो अब जो है हमारे ब्रैकेट में देखते हैं सगा और सौतेला को क्या बताया गया है। तो हमारे ब्रैकेट में लिखा है कि कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाते हैं। कोई दो व्यक्ति हैं A और B, कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाते हैं जब वो एक ही पूर्वज से, उसकी एक ही पत्नी से, मतलब कि क्या है कि 2A और B सगे नातेदार तब कहलाएंगे जब ये एक ही पूर्वज के हों। ठीक है, एक ही पूर्वज के एक ही पत्नी से। ठीक है, यहां पूर्वज मीन्स पिता। ठीक है, आप जब सेक्शन C और सेक्शन D के सेक्शन 3 के सप्लाई D में जब स्पष्टीकरण को देखोगे तो वहां पे पूर्वज के बारे में बताया। पूर्वज मीन्स यहाँ पे इन दोनों के लिए पूर्वज मीन्स पिता। तो ठीक है, तो ये बोल रहा है कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाते हैं जब वो एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी से जन्मे हो। ठीक है, मतलब कोई सगा नातेदार कब कहलाएगा, A और B सगा नातेदार कब कहलाएंगे जब इनके एक ही पूर्वज, मतलब A का भी पूर्वज और B का ही पूर्वज सेम है, और ये जो इनका जो जन्म हुआ है इनके पूर्वज के पत्नी से, मतलब A और B के पिता और माता दोनों एक ही है, तो क्या बोला जाएगा कि A और B जो है सगे नातेदार हैं। ठीक है, दो व्यक्ति A और B
सगे नातेदार तब कहलाएंगे जब इनके पूर्वज के एक ही के पत्नी से इनका जन्म हुआ हो। ठीक है, और यही ए और बी सौतेले नातेदार तब कहलाएंगे जब वो एक ही पूर्वज से, मतलब इनका पूर्वज तो सेम है, एक ही पूर्वज से, किंतु उसके भिन्न भिन्न पत्नियों से जन्म लिए हों। मतलब कि सेक्शन 3 का सब क्लास सी बोलता है कोई भी व्यक्ति सगा तब कहलाएगा जब वो एक ही पूर्वज के एक ही पत्नी से जन्म लिया हो, मतलब कि दोनों के माता और पिता सेम हो। और यही ए और बी जो है सौतेले तब कहलाएंगे जब इनका एक ही पूर्वज जो है, इनके एक ही पूर्वज से अलग अलग पत्नियों से इनका जन्म हुआ हो। ठीक है, मान लीजिए एक ही पत्नी, ए का जन्म दूसरी पत्नी से हुआ, बी का जन्म दूसरी, तो ये आपस में सौतेले कहलाएंगे। डिफिनेशन समझ में आ गया? ठीक है, एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है। कोई भी दो व्यक्ति सगे नातेदार तब कहलाएंगे जब वो एक ही पूर्वज के, पूर्वज मीन्स पिता, ध्यान रखिए, पूर्वज मीन्स पिता, ये ध्यान रहेंगे तो भूलेंगे नहीं, एक ही पूर्वज के एक ही पत्नी से जन्मे हो। और वो सौतेले नातेदार तब कहलाएंगे जब वो एक ही पूर्वज के अलग अलग पत्नी से जन्मे हो। ठीक है, उदाहरण से भी हम समझ लिए। अब देखिए, अब सेक्शन 3 का सब क्लास डी जो है सहोदर की बात करता है। सहोदर मीन्स क्या होता है? यूट्राइन ब्लड। ठीक है, सहोदर दो व्यक्ति एक दूसरे के, ठीक है, दो व्यक्ति एक दूसरे के सहोदर नातेदार तब कहलाते हैं जबकि वो एक ही पूर्वजा के, पूर्वजा मीन्स मां। ठीक है, पूर्वज मीन्स क्या हो गया? पिता। पूर्वजा मीन्स क्या हो गया? मां। पूर्वजा मीन्स मां से, किंतु उनके भिन्न भिन्न पतियों से जन्मे हो। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के सहोदर तब कहलाएंगे जब ये ए और बी एक ही पूर्वजा, ठीक है, एक ही पूर्वजा, मतलब कि ए और बी की एक ही माता हो, परंतु इनका जन्म जो है इस पूर्वजा के भिन्न भिन्न पतियों से हुआ है। ठीक है, मतलब ए के पिता कोई और है, बी के पिता कोई और है, परंतु दोनों की माता सेम है, तो ए और बी आपस में जो है सहोदर कहलाएंगे। ठीक है, सगा कौन है? सगा वो है जिसके पिता एक है, माता एक है, वो आपस में सगे हैं। सौतेला कौन है? जिसके पिता एक है, माता भिन्न भिन्न है, वो आपस में सौतेले हैं। सहोदर कौन है? जिसकी माता एक है परंतु पिता अलग अलग है, वो सहोदर कहलाएंगे। तो सेक्शन सी जो है, सेक्शन 3 का सब क्लास सी जो है सगा और सौतेले की बात करता है, और सेक्शन डी जो है सहोदर की बात करता है। इसी के स्पष्टीकरण को जो हम देखेंगे तो स्पष्टीकरण में बताया गया है पूर्वज मीन्स इसके पिता और पूर्वजा मीन्स माता। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आपने 3 डिफिनेशन अभी तक लगभग 4 पढ़ लिया आपने। पहला एक कस्टम यूजेस, ठीक है, सब बी जो है हमने पढ़ा, कोर्ट के बारे में पढ़ा, सी जो है फुल ब्लड हाफ ब्लड, और डी जो है सहोदर। ठीक है, तो हमने जो, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर देखेंगे आप एग्जाम में मिलेगा आपको, ध्यान से इसको याद रखिएगा। और अगला डिफिनेशन जो है 2E में जो है विहित, विहित के बारे में बताया गया, प्रिस्क्राइब, इस अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला जो है हम सेक्शन 2F को पढ़ेंगे जिसमें प्रोविएटर रिलेशनशिप में सबपिंडा के बारे में बताया गया है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के अब डिफिनेशन क्लास में हम नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 3 के सब क्लास 5F में जो है बताया गया है सबपिंडा के बारे में। ठीक है, सबपिंडा का सिद्धांत बेसिकली 2 प्रिंसिपल से काम करता है। पहला प्रिंसिपल होता है
आहुति का सिद्धांत, और दूसरा प्रिंसिपल होता है कर्ण का सिद्धांत। कर्ण का आहुति का सिद्धांत मतलब कि वो पूर्वज जिनको हम, आपने देखा होगा ना कि पिंडदान करते हैं, ठीक है। और कर्ण का सिद्धांत मानिए तो कि हम उसी शाखा से जन्मे हैं, तो जो भी व्यक्ति जो है एक ही सपिंड में होते हैं उनमें शादी के लिए शादी नहीं कर सकते। उसमें जब आप सेक्शन 5 की जब कंडीशन को देखेंगे वहां पर सपिंडा में शादी करने को जो प्रोहिबिटेड बताया गया है, वहां पर शादी नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं सपिंडा की डिफिनेशन हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है। तो एक्ट में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश से सपिंड नातेदारी, किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश से सपिंड नातेदारी का विस्तार माता से ऊपर वाली परंपरा में, ठीक है, माता से ऊपर वाली परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है और कई एग्जाम में पूछा है कि माता से ऊपर वाली पीढ़ी तक कितना होना चाहिए, पिता से ऊपर वाली पीढ़ी तक कितना होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कि माता से ऊपर वाली परंपरा से तीसरी पीढ़ी तक। तीसरी पीढ़ी भी मतलब कि जहां से हम गिनना शुरू करते हैं पीढ़ी को, तो जो सबसे लास्ट वाली पीढ़ी है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी भी इसमें शामिल है इसके अंतर्गत। और पिता के ऊपर वाली परंपरा से पांचवी पीढ़ी तक, ठीक है। याद रखिए, माता के ऊपर वाली तीसरी पीढ़ी तक, पांचवी, और पिता से ऊपर वाली पांचवी पीढ़ी तक। इसमें पांचवी पीढ़ी भी इंक्लूड है। प्रत्येक अवस्था में परंपरा संपृक्त व्यक्ति से ऊपर गिनी जाएगी। मतलब कि जो हम पीढ़ी को जब गिनना शुरू करेंगे तो ये हम ऊपर की तरफ चलेंगे, जैसे लड़का, पिता, पिता के पिता, दादा, ठीक है, ऊपर की ओर गिनी जाएगी। जिसकी पहली पीढ़ी का गिना जाता है, ठीक है, गिनी जाएगी जिसे कि पहली पीढ़ी का गिना जाता है। मतलब कि जिसको पहली पीढ़ी, जिसे क्या हो गया, पुत्र पहली पीढ़ी हो गया, इसके ऊपर पिता, ठीक है, पिता के ऊपर दादा। तो हम यहां से गिनना शुरू करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, ये बता रहा है, ठीक है। अब जो है इसको हम समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से इसको हम समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक आर है, ठीक है, इसके ऊपर कौन होगा, फादर होंगे, ठीक है, मदर होंगी, ठीक। अब इसके ऊपर कौन होगा, इसके फादर होंगे, इसकी मदर होंगी, ठीक है। एक मिनट, जगह कम पड़ रहा है, मैं और एक मिनट रुक जाइए, मैं फिर से इसको समझाता हूं, थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है। तो पहले मान लीजिए ये आर है, आर के ऊपर उसका फादर और उसकी मदर, ठीक है। इसके ऊपर ये फादर, ये मदर, फिर ये फादर, ये मदर, एक ये फादर और ये मदर, ठीक है। अब फिर ये आर है, इसके ऊपर फादर, मदर, फिर मदर के फादर, फिर मदर, ठीक। अब देखिए, हाँ, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब हम पीढ़ी को गिनना शुरू करते हैं, मान लीजिए ये आर है, ठीक है, तो इसकी पांचवी पीढ़ी तक एक सपिंड होंगे। इसकी पांचवी पीढ़ी कौन होगी, इसके फादर, इनके फादर के फादर मतलब दादा, फिर ग्रैंड दादा, ठीक, ग्रैंड फादर, और फिर ये। तो हम जब इसकी पीढ़ी को जब गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5,
मतलब कि जब हम पुरुषों की तरफ से गिनना शुरू करते हैं, ठीक है, जब हम पुरुषों की तरफ से गिनना शुरू करते हैं तो फादर की तरफ से 5 पीढ़ी, और जो मदर की तरफ गिनना शुरू करेंगे तो ये आर है, आर की मदर, मदर के फादर, तो ये 1 पीढ़ी, ये 2 पीढ़ी, ये 3 पीढ़ी, ये आपस में जो है सपिंड कहलाएंगे। ठीक है, पहला समझ में आ गया। पहला कह रहा है किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश से सपिंड नातेदारी का विस्तार माता से ऊपर वाली परंपरा में। ठीक है, माता से ऊपर वाली परंपरा में, माता से ऊपर वाली परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जिसमें तीसरी पीढ़ी भी इंक्लूड है, और पिता के ऊपर वाली परंपरा से 5वीं पीढ़ी तक, जिसमें 5वीं पीढ़ी भी इंक्लूड है। प्रत्येक अवस्था में परंपरा संप्रत्येक व्यक्ति से ऊपर गिनी जाएगी, जिसकी पहली पीढ़ी का गिना जाता है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड देखिए क्या कहता है। सेकंड कहता है यदि दो व्यक्तियों में से एक सपिंड की नातेदारी की सीमाओं के भीतर दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष, या यदि उसका ऐसा एक ही परंपरागत अग्रपुरुष है। ठीक है, मतलब कि 2 व्यक्ति हैं, आर और यस, इन दोनों की परंपरा ऊपर जाके एक ही अग्रपुरुष हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए फादर की सिस्टर, ठीक है ना, और आपकी मदर की सिस्टर मौसी, या मदर के फादर, मदर के ब्रदर, ठीक है, तो ये आगे जाके उनकी एक ही सपिंड हो जाते हैं, तो अग्रपुरुष, तो जो कि एक दूसरे के प्रति सपिंड नातेदार की सीमाओं के भीतर है। मतलब कि अगर कोई आपका कजिन है, ठीक है, आपके फादर के फादर की डॉटर है, ठीक है, वो भी आपके उसके भी सपिंड एक है, हमारे भी सपिंड एक है, तो उसको जो है हम उसको क्या मानेंगे कि उसके सपिंड मानेंगे, एक ही परिवार के मानेंगे, नातेदारी की सीमाओं के भीतर है। तो ऐसे 2 व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो एक ही दूसरे के सपिंड है। फिर से इसको देखिए, ये बोल रहा है यदि 2 व्यक्तियों में से एक सपिंड के नातेदारी की सीमाओं के भीतर दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष है, या यदि उसका ऐसा एक ही परंपरागत अग्रपुरुष है जो कि एक दूसरे के प्रति सपिंड नातेदार की सीमाओं के भीतर है, तो ऐसे 2 व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि वो एक दूसरे के सपिंड हैं। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए 2 पर्सन, एक आर है और एक यस है। ठीक है, यस के फादर और मदर, ठीक है, यस के फादर और मदर है, और यस के फादर के भी फादर और मदर हैं। ठीक है, अब आर देखो, आर के भी फादर और मदर हैं, लेकिन ये दोनों फादर जो हैं आपस में ब्रदर हैं, तो इसका भी फादर ये है। तो यहां पे देखिए, तो अगर इसका गिनना शुरू करें, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, ठीक है, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी। तो जब हम तीसरे पे जा रहे हैं तो दोनों के सपिंड एक हो जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो है मैरिज नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ गए। अब जो है यही हम देख लेते हैं मदर की तरफ से। अब हम मदर की तरफ से देखते हैं। ठीक है, मतलब फीमेल की तरफ से सपिंड देखिए 2 तरीके से दिखाया जाता है, एक पुरुष की तरफ से और एक महिला की तरफ से। जब हम पुरुष की तरफ से देखते हैं तो 5 पीढ़ी तक देखते हैं, महिला की तरफ से देखते हैं तो 3 पीढ़ी तक देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आर है,
इसके फादर और मदर हैं। अब इसके मदर के फादर हैं और मदर हैं, ठीक है। अब एक यश है, ठीक है। यश के जो है मदर है, फादर है, ठीक है। अब इस मदर के जो है फादर ये हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी। अब आर के फादर और मदर, ठीक है, और इस मदर के फादर इसके नाना। अब यश के जो यश की जो मदर है, अब आर की मदर और यश की मदर दोनों आपस में क्या है, सिस्टर हैं, ठीक है। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनका भी सपिंड, ये फादर ये इसके भी नाना ये हैं, इसके भी नाना ये हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ऊपर जब जाने पे तीसरी पीढ़ी पे तो इनका एक ही अग्रपुरुष हो जा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में आर और यश जो है सपिंड कहलाएंगे। इनके बीच जो है शादी नहीं हो सकती है। और सपिंड के बीच शादी, सपिंड या प्रोफेटेड रिलेशनशिप के बीच शादी नहीं होती है, लेकिन कस्टम और ट्रेडिशन के थ्रू जो है वो शादी होती है। आप जब मैं सेक्शन 5 आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा मैं आपको। दोस्त से ये अभी हम देख लेते हैं कि ये सपिंड दोनों कैसे हैं, ठीक है। पता चल गया, माता की पीढ़ी से ऊपर 3 पीढ़ी तक, फादर की पीढ़ी से ऊपर के 5 पीढ़ी तक जो भी व्यक्ति उसके अग्र पुरुष है सब सपिंड कहलाएंगे। अब जो है इसको हम ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इस पे प्रॉब्लम बेस्ड बिहार मेंस में क्वेश्चन भी आते हैं। और जब मैं बिहार मेंस को सॉल्व कराना शुरू करा क्वेश्चन, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चनों को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बेयर एट से जो है, अब हमने जो डिफिनीशन देखा सपिंड का, उसके बाद कुछ रूल है जिन्हें हम देखते हैं। उस बेयर एट के माध्यम से निकले हुए रूल है जिनको जिसे हम शॉर्ट वाइज कर लेते हैं, जिससे हमें सपिंड निकालने में जो है आसानी होगी। ये सामान्य से रूल हैं जिन्हें आप एक बार देख लीजिए। अगर जब हमें कभी सपिंड का निर्धारण करना है तो हम देखेंगे ये 4 नियम है, ठीक है। इन 4 नियमों के बेसिस पे जो है हम सपिंड का निर्धारण कर सकते हैं। पहला क्या है, बेयर में लिखा हुआ है, सपिंड नातेदारी डिक्रियों का अनुरेखण सदैव ऊपर की ओर, मैंने बताया था ना, हमेशा पूर्वज की ओर जाते हैं, वंशज की ओर नहीं, ठीक है। तो डिक्रियों का अनुरेखण सदैव ऊपर की ओर, मतलब पूर्वजों की ओर किया जाता है, और नीचे की ओर वंशज की ओर नहीं, ठीक है। पहला नियम क्या बन के आता है, पहला नियम यह है कि जब भी हम सपिंड का निर्धारण करेंगे तो हम उसका अनुरेखण जो है हमेशा पूर्वजों की ओर करेंगे। जैसे मान लिया एन है, एन के फादर के फादर, इस तरीके से, ठीक है। वंशजों की तरह नहीं कि एन का लड़का फिर यहां ये नहीं, ठीक है। तो जब भी हम सपिंड का निर्धारण करेंगे तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कह रहा है डिग्रियों की संगणना उस व्यक्ति जिनकी नातेदारी हम जानते हैं, मतलब वह पर्सन जिसके रिलेशन के बारे में हमें पता है, जिसके रिलेशनशिप के बारे में पता है, और एक ही पूर्वज सहित की जाती है, ठीक है। क्या कहना चाहिए ना, डिग्रियों की एक संगणना उस व्यक्ति जिनकी नातेदारी हम जानते हैं और एक ही पूर्वज सहित की जाती है। जैसे मान लीजिए 2 पर्सन है, एक एन है एक पी है, ठीक है। तो अब ये एन फीमेल है, ये पी मेल है। अब इनके सपिंड देखेंगे तो एन के फादर के फादर, ठीक है, ये एच है ये। और पी में देखेंगे पी के मदर, ठीक है, मदर की फादर, फिर फादर के फादर। तो अब ये देखेंगे कि दोनों के जो सीरीज, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एन जो फीमेल उसकी और पी जो मेल है उसके, दोनों पे यच जाके सेम है, मतलब इनके जो अग्र पुरुष है ऊपर के वो सेम हो जाते हैं। तो ये
यन और पी जो है आपस में एक ही अग्रपुरुष के संतानें हैं। ठीक है, यन के पितामह यक्ष है और यन के परनाना के पी के परनाना यक्ष है। तो हम जब, और यही आप थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल क्या कहता है, सपिंड नातेदारी की संगणना दोनों ओर से, हस्बैंड और वाइफ, दोनों ओर मतलब हस्बैंड जो लड़का या लड़की जो है, हस्बैंड या वाइफ, वर या वधू बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ओर के पिता के द्वारा, मतलब अगर यन वाइफ है, पी हस्बैंड है, तो जब इनकी संगणना करेंगे तो या तो दोनों के पिता के द्वारा, ठीक है, पहला मतलब यन के पिता के पिता, पी के पिता के पिता, या फिर दोनों के माता के द्वारा, ठीक है, या तो दोनों के माता के द्वारा सपिंड देखेंगे, या फिर एक के पिता या फिर एक के माता, मतलब इन तीनों को देखने के बाद ही हम सपिंड का निर्धारण करेंगे। थर्ड नियम क्या बोल रहा है, थर्ड नियम यह बोल रहा है कि दोनों व्यक्ति वर और वधू यदि एक ही पूर्वज के सपिंड हैं तो आपस में सपिंड होंगे। ठीक है, अब मगर यहां इससे समझ सकते हैं आप, यन और पी ये मदर की तरफ से सपिंड है और ये फादर की तरफ सपिंड है। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि दोनों व्यक्ति, वो जो वर और वधू है, अगर एक ही पूर्वज के सपिंड है तो आपस में वो सपिंड होंगे। फिर फोर्थ नियम क्या कर रहा है, फोर्थ नियम बोला है सपिंड नातेदारी में अर्थ रक्त, हाफ ब्लड, एकोदर, यूट्राइन रक्त, यूट्रीन रक्त और पूर्ण रक्त, मतलब कि फुल ब्लड, और धर्मज रक्त, और उसकी धर्मज की और दत्तक रक्त, मतलब जिसको अडॉप्ट किया गया है, सम्मिलित है। मतलब कि ये क्या कर रहा है कि जब हम सपिंड का निर्धारण करेंगे तो जो हाफ ब्लड मतलब सौतेला, ठीक है, एकोदर रक्त है, या फिर जिसको हमने दत्तक ग्रहण किया है, उन सभी को, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये यफ है, यफ ने कोई एक बेटा और कोई अडॉप्ट कर लिया, एक बेटी इसकी मान लीजिए कोई और है, यन है, अरे सॉरी, मान लीजिए पी है, फिर पी का कोई बेटा और जो है ये हो गया, एक बेटी और इसकी हो गई, सॉरी एक बार फिर से देखिए, ये फादर है, ये एम लड़की है, ठीक है, इसकी एक बहन जो है मान लीजिए एम है, ठीक है, ये इसकी फुल ब्लड में इसकी बेटी है, और मान लीजिए इसने एम को गोद लिया है, ठीक है, तो पी की शादी एम के साथ नहीं हो सकती क्योंकि सपिंड है, तो एम की भी शादी पी के साथ नहीं हो सकती क्योंकि ये जो है इसके द्वारा गोद लेने पे इसको वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो इसके फुल ब्लड के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सपिंड का जब हम निर्धारण करेंगे तो हाफ ब्लड, फुल ब्लड और एकोदर जितने भी लोग हैं सबको हम जो है सपिंड के अंतर्गत ही रखेंगे। तो अगर इन चार नियमों का आप ध्यान रखेंगे और जो डिफिनीशन आपका बेयर एक्ट में दिया है तो उसके बाद जो है हम सपिंड का निर्धारण बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब जो है मैं अगला पढ़ाता हूं और अगले डिफिनीशन की ओर चलते हैं जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। हिंदू मैरिज एक्ट का अब लास्ट सेक्शन 3 के में जो है अब लास्ट हम डिफिनीशन देखते हैं। लास्ट डिफिनीशन है प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिक्रिया। अभी हमने देखा सपिंडा के बारे में पढ़ा, हमें ये पता है कि जब सपिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या प्रतिसिद्ध नातेदारी में जब हम शादी करते हैं तो शादी वैलिड नहीं होती है। ठीक है, उसे सेक्शन 5 को जब हम सेक्शन 5 को पढ़ाएंगे उसमें कंडीशन, जब मैरिज की जो कंडीशन है उसमें हम बताएंगे सपिंडा और प्रतिसिद्ध नातेदारी को लेके। अभी जो है प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या होती है इसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें सेक्शन 3 के सब क्लास जी में जो है बताया गया है प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो क्या होता है ये, यदि दो व्यक्तियों में से सानिध्य एक दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष है, ठीक है, या ठीक है, पहला क्या बता रहा है, इसमें कुल 4 कंडीशन दी गई हैं। तो पहला कंडीशन ये बता रहा है कि एक दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष, मतलब कोई H है कोई P है, इसका अग्रपुरुष A, इसका अग्रपुरुष A, दोनों का परंपरागत में एक ही अग्रपुरुष है, तो फिर क्या होगा, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। मतलब कि H का भी पिता A है,
सॉरी, एच का पिता ए है, पी का पिता ए है, या तो मान लीजिए कि एच का पिता ये है, पी का पिता ये है, इसका पिता एफ, इसका पिता एफ, ठीक है। एच का पिता एफ का पिता एफ, पी का पिता एफ का पिता एफ, मतलब कि इसका भी अग्रपुरुष ये है, इसका भी अग्रपुरुष ये है। तो क्या करा, एक दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, एक दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष या वंशज की पत्नी, ठीक है। अब देखिए, प्रोवेटर रिलेशनशिप इसलिए हम पढ़ते हैं कि प्रोवेटर रिलेशनशिप में जो है मैरिज पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रहा है, एक दूसरे के परंपरागत अग्रपुरुष या वंशज की पत्नी या पति, मतलब अगर मान लीजिए कोई पी है, इसका कोई अग्रपुरुष यच है, तो ये यच पति है, ये पत्नी है, ठीक है। अगर यहाँ पे पी है, पी का भाई मान लीजिए, ये पी और ए, ये भाई है, ये बहन है, ठीक है। तो पी जो है अपने अग्रपुरुष इससे शादी नहीं कर सकता है, ठीक है, और ए जो है अपने अग्रपुरुष इससे शादी नहीं कर सकता। मतलब कि एक दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष वंशज की पत्नी, ठीक है, या पति, तो कोई भी ऐसा जो है ये इससे शादी नहीं कर पाएगा, ये इससे शादी नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई, जैसे कोई दादा है, वो अपनी भतीजी से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भतीजी है, वो अपने दादा से शादी नहीं कर सकती, या फिर दादी जो है अपने नाती से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये यही बता रहा है कि एक दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष या वंशज, अग्रपुरुष ऊपर वाला, वंशज जो है नीचे वाला, ठीक है। कोई वंशज की पत्नी या पति, ठीक है, ये जो है प्रोवेटर रिलेशनशिप में आएंगे। थर्ड क्या है, थर्ड बोल रहा है एक दूसरे के भाई की या पिता या माता के भाई की, माता के भाई मतलब मामा की, या पितामह दादा या मातामह दादी, या पितामही दादा या पितामही नानी के भाई की पत्नी, ठीक है। अभी क्या क्या बोल रहा है, एक दूसरे के भाई की या पिता या माता के भाई की, या पितामह या माता या पितामही या मातामही के भाई की पत्नी, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि भाई की पत्नी से शादी नहीं हो सकता, माता के भाई से शादी नहीं हो सकता, ठीक है, या तो माता के बहन से शादी नहीं हो सकता, दादा के भाई से शादी नहीं हो सकता, दादा के बहन से शादी नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब जो है प्रोवेटर रिलेशनशिप में आएंगे। फोर्थ क्या बोल रहा है, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, चाचा और भतीजी, भाई बहन की शादी आपस में नहीं हो सकती, चाचा भतीजी की शादी आपस में नहीं हो सकती, चाची या भतीजा की शादी, ठीक है, चाची और भतीजा का शादी आपस में नहीं हो सकता, भाई और बहन की, या दो भाइयों या दो बहनों की संतानें जो होती हैं, ठीक है, मतलब मौसी के लड़के से शादी नहीं हो सकता, मौसी की लड़की से शादी नहीं हो सकता, मामा के लड़के से शादी नहीं हो सकता, ठीक है। चाचा की जो चाचा और पापा के लड़कों से शादी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के अंतर्गत आते हैं। तो क्या ये चार चीजें बता रहा है, पहला क्या बता रहा है, परंपरागत अग्रपुरुष है, सेकंड क्या बता रहा है, अग्रपुरुष या वंशज की पत्नी या पति है, थर्ड में क्या बता रहा है, एक दूसरे के भाई की, पिता या माता के भाई की, पितामह या माता या पितामही या मातामही के भाई की पत्नी है, फोर्थ बता रहा है भाई बहन, चाचा और भतीजी, चाची या भतीजा, भाई और बहन की, या दो भाइयों या दो बहनों की बहनों की संतान है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के अंतर्गत है। मतलब कहने का मतलब है कि जहां पे हम ब्लड रिलेशन देखते हैं, ठीक है, जितना ब्लड रिलेशन क्लोज होता है उतना ही विवाह करने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो ये अब ब्लड रिलेशन वाला तो हम कॉन्सेप्ट जो है आप ये देख सकते हैं जब सब पिंडा को भी पढ़ते हैं। तो अब कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहां पे बिना ब्लड रिलेशन के उसको उस बिना ब्लड रिलेशन के बावजूद भी ऐसी रिश्तेदारियां जुड़ी होती हैं जहां पे शादी पॉसिबल नहीं होती।
जैसे चाची और भतीजे की शादी, ठीक है, कोई ब्लड रिलेशन भतीजे चाची में नहीं है, लेकिन ये एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। भाई के विधवा से शादी, ठीक है, मामा के लड़की से शादी, ब्लड रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, लेकिन यहां पे जो है शादी प्रोहिबिटेड है। दो एग्जाम्पल सबसे अच्छे हैं, चाचा और भतीजी की शादी, चाची और भतीजा का शादी, और दूसरा ब्रदर के विधवा से शादी, ठीक है। ये जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। ये बिना ब्लड रिलेशन के होते हुए भी ऐसे बंधनों से बंधे होते हैं कि इन्हें जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में रखा जाता है। और इस एक्ट के लास्ट में जो है, इस सेक्शन के लास्ट में जो है स्पष्टीकरण दिया गया है। सब जो स्पष्टीकरण सपिंडा जो जहां पे F3F के में बताया गया है, अब 3G में जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बताया गया है, दोनों के लिए लागू होता है। क्या है, सभी नातेदार में सौतेले और सहोदर भी शामिल होते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी रिलेशन होते हैं, तो रिलेशन में अगर कोई सौतेला भी आता है या फिर सहोदर भी कोई आता है तो वो भी शामिल होता है, ठीक है। और दूसरा, औरस नातेदार जो है जारस नातेदार के बराबर होता है। थर्ड क्या है, जो रक्त जन्य नातेदार होते हैं, जिससे ब्लड रिलेशन होता है, उसी की इक्वल जो है दत्तक नातेदारी होती है। मतलब क्या है कि मेरा लड़का है कोई, ठीक है, जैसे ये H है, ये P है, ये S है, ठीक है। P फादर है, P की बहन यस है, ठीक है। ये P है भाई, यस है बहन, ठीक है। P का लड़का है यच, यस की जिसमें P का यह लड़का है यच, जिससे जो है ब्लड रिलेशन, मतलब कि ये इसका रक्त मतलब कि इसका पैदा किया हुआ लड़का है, ठीक है। और यस की लड़की है आई, ये जो है एडॉप्ट की दत्तक पुत्री है, ठीक है, दत्तक पुत्री है। लेकिन इन दोनों के भाई बहन होने के नाते यच और आई भी आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आई का भी संबंध जो है वो इसके ब्लड रिलेशन, जैसे पी और एच के बीच ब्लड रिलेशन का संबंध है, उसी के इक्वल जो है एस और आई के रिलेशन के इक्वल होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दत्तक पुत्र भी जो है ब्लड रिलेशन के इक्वल की ही मान्यता रखता है, ठीक है। अब हमारा जो है डिफिनेशन क्लास कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिफिनेशन क्लास हमने पूरा देख लिया। अब इसी चैप्टर में जो है एक और सॉरी, 100 क्लीन कर देते हैं, एक मिनट। इसी में आप सेक्शन 4 को देखते हैं। सेक्शन 4 जो है बताता है अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव, ठीक है। अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव, ठीक है। मतलब ये कहना चाहता है, ये सेक्शन ये बताता है कि अधिनियम जो हमारा एक्ट द हिंदू मैरिज एक्ट है वो सर्वोपरि है। तो सर्वोपरि किसके ऊपर है, ये इस सेक्शन में बताया गया है, मतलब ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट दो क्लास में डिवाइड है, सब क्लास 1 सब क्लास 2, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि यह अधिनियम जिस समय लागू हुआ उस समय मौजूद तमाम वो कस्टम जो रूढ़ियां थी, जो भी इस अधिनियम के असंगत होंगी उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा, मतलब उनके ऊपर जो है यह अधिनियम सर्वोपरि होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे क्लास में यह बोला गया कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद पहले से अगर कोई अधिनियम था तो उसका वो सभी प्रभाव जो इस अधिनियम के असंगत होगा शून्य हो जाएगा। मतलब ये क्या है कि ये अधिनियम लागू होने के बाद इसी अधिनियम से हिंदू मैरिज एक्ट जो है गवर्न होगा, ठीक है।
अब जो है हम सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैरिज के कंडीशन और रजिस्ट्रेशन और इसके जो संस्कार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।